हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। आप सबका स्वागत है द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे और चाइल्ड डेवलपमेंट के और कुछ क्वेश्चन करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग नॉलेजेस। अब कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की बात करें तो बच्चा जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और अपने नॉलेज को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसमें बताना है कि नॉलेज क्या है। नॉलेज इज एन इनेट एंड प्री डिटरमाइंड, मतलब हमारे अंदर पहले से होता है और प्री डिटरमाइंड होता है कि क्या कैसे होना है, या एक्वायर्ड थ्रू इमिटेशन या रिटनेस है हमारे अंदर नॉलेज का कह सकते हैं होता है। नेक्स्ट, अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। नॉलेज जो होती है हमारी क्या होती है, फाइनल रिजल्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन या ट्रांसमिटेड थ्रू कल्चर नॉर्म। जो भी हमारी कल्चरल थिंग है, कल्चर नॉर्म्स है, उससे ट्रांसमिट होती है, वो है नॉलेज। तो जैसे कि बताया अभी, बच्चा जो होता है एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट है एक्टिवली। लिटिल साइंटिस्ट होता है जो काम करके चीजों को सीखता है। तो यहाँ पे बच्चा जो होगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, इंटरेक्शन से ही नॉलेज को क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। जिससे जो काम वो करेगा, जिससे वो सीखेगा, अपने एक्सपीरियंस से अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद विच लर्निंग थ्योरी। अब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जेडपीडी क्या है, जेडपीडी किसने दी थी, वाइगोस्की ने दी थी। ठीक, उन्होंने 3 चीजों को इंपॉर्टेंट बताया था। लैंग्वेज को, लैंग्वेज क्या है, एज अ टूल है, कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन। ये हमारा क्या था, ये 3 चीजें थी वाइगोस्की के सामने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के। और उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होता है, देन थॉट डेवलप होता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इनकी थ्योरी कौन सी थी, आपकी सोशो कल्चर थ्योरी थी। तो जेडपीडी का कॉन्सेप्ट, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किस थ्योरी से रिलेट है, बिहेवियरिज्म नई, सोशल लर्निंग थ्योरी नई, कॉग्निटिव थ्योरी नई। ये हमारा क्या था, सोशो कल्चर थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम प्रपोज्ड बाय यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर एम्फसाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ। अब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता होगा इन्होंने एक सिस्टम दिया था, एक प्रॉपर इंटरेक्शन का सिस्टम दिया था, जिस हर एक लेवल पे बच्चा क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, उनके जीवन को प्रभावित करता है हर एक लेवल। तो सबसे पहला क्या था, माइक्रो, देन क्या था, मीजो, देन एक्सो, देन मैक्रो, लास्ट इज क्रोनो। इन्होंने 5 ऐसे सिस्टम दिए थे जो बच्चे के जीवन में इफेक्ट करते हैं। तो यही चीज बताना है आपको कि किस पे ये हमारी थ्योरी किस पे एम्फसाइज की थी, क्या इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस पे, या सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, या अनकॉन्शियस माइंड। तो अभी मैंने बताया हम क्या, ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, हर एक लेवल पे इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो कि बच्चे के जीवन में प्रभावित करता है बच्चे को। तो ये क्या है आपका, सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, ना ही इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस को कोई ऐसे मानसिक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ना ही जेनेटिक फैक्टर है, ना ही अनकॉन्शियस माइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइंड मैपिंग रिफर्स टू, माइंड मैपिंग क्या है। अब माइंड मैपिंग का मतलब ये है जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आपके बच्चे के दिमाग में जो भी चीजें होती है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना। एक जैसे एक रोड मैप होता है, आपको जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आप नेविगेशन ऑन कीजिए, कहाँ स्ट्रेट है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, ये हर एक चीज दिखाती है। तो उसी तरीके से हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एक क्लासिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होना, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होना, उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो हमारा वो और ज्यादा इंक्रीज हो, जिससे हमें कंप्रीहेंड करने की हमारे अंदर एबिलिटी और इनहैंस हो। तो यही होती है आपकी माइंड मैपिंग। तो अब ऑप्शन देखिए, माइंड मैपिंग क्या है। सबसे पहला, ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ माइंड। क्या ड्रॉइंग है पिक्चर ऑफ माइंड की, नहीं। रिसर्चिंग द फंक्शन ऑफ माइंड, एक रिसर्च करना कि हमारा जो माइंड है उसका क्या फंक्शन है, नहीं।
अ टेक्निक टू इनहेंस कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल सही है, एक टेक्निक है जिससे हम कॉम्प्रिहेंशन को क्या करते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। क्यों? हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है, हमारा थिंकिंग जो की चीजें होती है, बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही स्ट्रक्चर फॉर्म में अवेलेबल होती है। विजुअल कह सकते हो, वर्चुअल आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आंसर क्या होगा आपका, टेक्निक टू इनहेंस कॉम्प्रिहेंशन। लास्ट इज अ प्लान ऑफ एक्शन लाइन, आंसर विल बी अ टेक्निक टू इनहेंस कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a child starts to cry when his grandmother takes him from his mother lap, मतलब एक दादी माँ जब बच्चे को मम्मी के भाई से दूर लेके जाती है तो बच्चा क्या होता है, वो रोने लगता है। तो ये क्या है आपकी, तो आपको कौन सी एंजाइटी ये बतानी है, सोशल एंजाइटी, इमोशनल एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी या सेपरेशन एंजाइटी। तो सोशल एंजाइटी नहीं होगी, समाज की चीज नहीं है ये। इमोशनल एंजाइटी, इमोशनल एंजाइटी मतलब आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो उस चीज से इमोशनली, ठीक, ये हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेंजर एंजाइटी, भाई कोई दूसरा पर्सन लेके जा रहा है इस वजह से बच्चा रो रहा है, ये भी नहीं होगा। एक सेपरेशन एंजाइटी है, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप मम्मी से दूर जा रहे हो, माँ से दूर जा रहे हो, तो बच्चे के अंदर एक सेपरेशन एंजाइटी है, मुझे मेरी मम्मी से अलग किया जा रहा है। वो इमोशनली अटैच है, वो सब ठीक है, फीलिंग है, मम्मी के साथ रहना चाहता है, लेकिन वो जो उसके अंदर डर है कि उसको मम्मी से अलग कर दिया जा रहा है, तो वो उसका, तो सेपरेशन एंजाइटी विल बी राइट। वर्ड सोशलाइजेशन मीन्स, अब सोशलाइजेशन क्या है, हमारा समाजीकरण है, इसका हमको मीनिंग बताना है, क्या मीन्स है। सबसे पहला देखिए क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, आपको लगता होगा बहुत इजी, लेकिन ऑप्शंस में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और ऐसा ऑप्शन देखा नहीं होता है और थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। अब पहला ऑप्शन देखिए, फॉलोइंग सोशल नॉर्म रेलेंटलेसली, मतलब कि जो भी हमारा सोशल नॉर्म है, जो हमारी सामाजिक प्रथा है, उसको विधा रुके बिना स्टॉप किए कंटिन्यूअसली क्या करना, फॉलो करना। तो क्या सोशलाइजेशन ऐसा है कि कोई भी प्रथा को फॉलो करना, नहीं। नेक्स्ट, रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म, जो हमारी प्रथा है उसके अगेंस्ट होना, भाई उनके अगेंस्ट जाना। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना, हमारे समाज में कितनी सारी चीजें हैं, क्या है, कितने कास्ट है, क्या रिलीजन, सब हर एक चीज को, एक डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना, ये क्या सोशलाइजेशन या एडजस्टिंग टू द सोसाइटी। तो राइट आंसर विल बी एडजस्टिंग टू द सोसाइटी। हम क्या है, सोशलाइजेशन में जो भी हमारा समाज जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से करते हैं, समाज हमें जिस तरीके से रखना चाहता है, जो ना हम सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं, ये है सोशलाइजेशन। जैसे जैसे हमारे समाज में चीजें आती है हमारे आगे, हम अपने आप को, अपने दिमाग को उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट पढ़िए। चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद लव, केयर, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड लर्न इन अर्ली चाइल्डहुड। बच्चे को प्यार, अपॉर्चुनिटी, केयर देना चाहिए जब बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड का फेज होता है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है। रीजन ये कहा है कि आउटकम ऑफ सिवियर deprived childhood can be easily modified in later years। जो बच्चों को लव केयर नहीं मिल पाता है, जो बच्चे कह सकते हो वंचित होते हैं उस चीजों से, वो इजिली आगे लेटर ईयर में मॉडिफाई किया जा सकता है। क्या ऐसा है? तो ये तो सही है कि आप भाई अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को लव केयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फेज आप आगे सालों में मॉडिफाई कर सकते हो। तो ए विल बी करेक्ट बट ट्रू, आर विल बी फॉल्स। तो थर्ड आंसर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिक ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोलबर्ग जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी है। ठीक, इन्होंने हर एक स्टेज में अपने हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस बताई है, लेकिन इनकी जो क्रिटिसिज्म था जिसके वजह से कोलबर्ग की थ्योरी क्रिटिसाइज की गई, उसका सबसे बड़ा ये था कि कोलबर्ग की थ्योरी, कैरल गिलिगन ने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। इसका सबसे बड़ी रीजन ये था कि वो फीमेल एस्पेक्ट को क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, और मेल एस्पेक्ट को क्या कर रहे थे, प्रेफरेंस दे रहे थे। तो ऑप्शंस देख लीजिए, स्टेजेस इन कोलबर्ग थ्योरी आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, क्या इस वजह से क्रिटिक किया गया? नहीं। कोलबर्ग अप्रोच टू मोरल रीजनिंग अंडरएस्टिमेट द मोरल मैच्योरिटी ऑफ फीमेल्स, बिल्कुल सही। इन्होंने मोरल मैच्योरिटी ऑफ फीमेल्स को क्या कर दिया, अंडरएस्टिमेट किया और मेल एस्पेक्ट को ज्यादा
ध्यान दिया, तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू अदर, ये स्टेटमेंट है। जो लर्निंग है डेवलपमेंट है वो अपने दोनों ही अपने आपस में रिलेटेड है। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, भाई अगर आप पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे तो उससे आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रीजन क्या है, लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। लर्निंग जो होता है वो एक नया हमें क्या देता है, अगर हम जिस तरीके से मान लीजिए हर पैसेज ऑफ टाइम हम चीजों को सीखते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, जिससे हमारा हर एक फेज में डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो लर्निंग जो होती है हमारे एक नया कंडीशन क्रिएट करती है फॉर द डेवलपमेंट। तो ए विल बी, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव टीचिंग वुड रिक्वायर, जो इफेक्टिव टीचिंग होती है, जो अच्छी टीचिंग होती है वो क्या चाहती है, क्या रिक्वायर करती है, क्या होना चाहिए उस इफेक्टिव टीचिंग में। तो पहला ऑप्शन देखिए, फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट, सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए ताकि वो फैक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। या फोकस ऑन टेक्स्ट बुक एज दी ओनली सोर्स, क्या टेक्स्ट बुक एक ऐसा केवल एक सोर्स होना चाहिए जो नॉलेज को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। या क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फैक्ट एंड पर्सपेक्टिव, हमें जो भी फैक्ट्स है हमारे आगे उसका हमें एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, तभी कोई कंक्लूजन की तरफ मूव करना चाहिए। या रिवाइविंग प्राइमेसी टू प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, जो प्रायर एक्सपीरियंस रहा है लर्नर का उसको हमें क्या देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो सिर्फ फैक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा क्या नहीं होना चाहिए टीचिंग, या फिर सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ हम टेक्स्ट बुक को नहीं रखते हैं, हमारा क्या होगा, क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है एक इफेक्टिव लर्निंग में, और हमें प्रायर इंफॉर्मेशन को आपका इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। राइट आंसर विल बी थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट अ टीचर शुड नॉट, अगर एक टीचर को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर डेवलप करनी है तो टीचर को क्या चीज नहीं करना चाहिए, यूज एनालॉजीज करना चाहिए, डिफरेंट एनालॉजीज का यूज करना चाहिए ताकि बच्चे दो सिमिलर सिचुएशन में डिफरेंशिएट करना सीख जाए। या एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल देना चाहिए, बिल्कुल सही। या मेक लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज के साथ हमें आगे की नॉलेज को लिंक करना चाहिए और चीजों को समझाना चाहिए, ये ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। या फोकस ऑन मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। हमें एनालॉजीज का यूज करना चाहिए, एग्जाम्पल्स का, और लिंक करना चाहिए प्रीवियस नॉलेज का, तभी हमारी लर्निंग और टीचिंग इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट देखिए, which of the following goals should be promoted among children for motivating them to learn, अब कौन सा ऐसा गोल है, मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जो बच्चों को दिशा देता है, उसकी गोल को अचीव करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करता है, ठीक, ताकि बच्चे अपने गोल को अचीव कर पाए। तो कौन सा ऐसा गोल है जो हमें बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चा मोटिवेट हो, किस गोल की तरफ प्रोत्साहन करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अप्रोच फोकस एंड मास्टरी गोल। अब ये जो अप्रोच फोकस एंड मास्टरी गोल होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस का होता है, बच्चा अपने एक्सेलेंस की तरफ मूव करता है और बच्चा कॉम्पिटेंस हो जाता है, मतलब इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में बच्चा इस काबिल होता है कि किसी भी तरीके की चीजों को झेल सके और आगे बढ़ सके। तो हमें इस तरीके के गोल को प्रमोट करना चाहिए। या अवॉइडेंस फोकस्ड एंड परफॉर्मेंस गोल, ये जो होता है एक तो अवॉइडेंस फोकस्ड होता है और ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, बच्चा एक शॉर्ट टर्म आप गोल सेट करता है, उसको अचीव करता है, फिर शॉर्ट टर्म गोल अचीव करता है, इस तरीके से बच्चे का कोई एक लॉन्ग टर्म फोकस नहीं होता है। या हमें इस तरीके के गोल को करना चाहिए। या अप्रोच फोकस्ड एंड परफॉर्मेंस गोल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। या अवॉइडेंस फोकस्ड ऑन मास्टरी गोल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अवॉइडेंस फोकस, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी अप्रोच फोकस एंड मास्टरी गोल, अप्रोच फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a student does not perform well in school, a teacher needs to, अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, एनालाइज द सिस्टम को एनालाइज करना चाहिए, ब्लेम द पेरेंट्स, शेम द स्टूडेंट, या रेफर टू स्टूडेंट टू स्पेशल स्कूल। तो क्या ब्लेम करना चाहिए बच्चों को, नहीं। शेम, बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए कि भाई शर्मनाक चीज उन्होंने की है, ये भी नहीं। क्या बच्चों को स्पेशल स्कूल भेजना है, नहीं। उनको क्या करना चाहिए, एनालाइज द सिस्टम, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई, उनके सिस्टम से गलती हुई है कि बच्चा सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि हर बच्चा अपने में यूनिक होता है, उनकी उनकी ओरिजिनलिटी आपको खोजने की जरूरत है। तो एनालाइज द सिस्टम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। अब सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का है जहाँ पे बच्चे का समाजीकरण हो, जहाँ समाज में रह के बच्चे को चीजों को सीखे, लोगों से इंटरेक्ट करे, बातचीत करे और चीजों को सीखे। तो ऐसे क्लासरूम को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन फिक्स सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे क्लासरूम में फिक्स सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। या टीचर्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टिंग द लर्नर टू बी पैसिवली ओबीडिएंट, बच्चे टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे और बच्चे को ये समझे कि बच्चा ओबीडिएंट रहे। या मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, या सिर्फ रटाने पे, या लर्निंग डिस्कशिंग ऑन टॉपिक व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिवली डिस्कस कर रहा है, चीजों पे इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा, बच्चा चीजों को समझेगा, लोगों से बातचीत करेगा और अनेक तरीके की चीजों को समझेगा। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट पहला देखिए, a teacher should not design learning tasks that encourage children to seek out knowledge from sites other than the textbook reason। टीचर को ऐसा प्लान डिसाइड करना चाहिए कि जहाँ पे बच्चा नॉलेज बच्चा जो भी कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से करे, कोई अदर सोर्स से ना करे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं सही है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, लर्निंग एंड नॉलेज इज ट्रांसमिटेड एंड नॉट साउट एंड कंस्ट्रक्टेड। लर्निंग और नॉलेज क्या होती है, ट्रांसमिट की जाती है, ना कि कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। लर्निंग जो होती है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है बच्चा, ठीक। तो बोथ विल बी ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, एट विच ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप। मतलब कौन से पियाजे के थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो अभी आपको बताया ये स्टेज कौन सी आपकी फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज है, जहां पे बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन आर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट अट्रिब्यूटेड टू। किस आपके साइकोलॉजिस्ट मतलब किसने कहा है कि जो बच्चा होता है एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, जो कि अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट खुद से करता है। तो कोलबर्ग साहब ने, स्किनर ने, पियाजे ने, पैवलोव ने। तो कोलबर्ग साहब ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, स्किनर ने लर्निंग थ्योरी दी, पैवलोव ने भी, वैन पैवलोव ने भी आपकी दी है थ्योरी। तो राइट आंसर विल भी आपका पियाजे। पियाजे ने क्या दिया है, आपका कॉग्निटिव थ्योरी दी है, जहां पे उन्होंने ये बताया कि बच्चा क्या होता है, एक साइंटिस्ट होता है और अपने 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 चीजों को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को, चीजों को समझता है। तो राइट आंसर विल बी पियाजे। नेक्स्ट देखिए, इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट। जो इवैल्यूएशन होता है वो प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस होती है इवैल्यूएशन की, उसका एम क्या होना चाहिए। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चों को पहचानना नहीं। सेग्रीगेशन निगेटिव वर्ड है, यहीं पे गलत हो जाता है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स एंड नीड एंड रिक्वायरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, या लेबल करना, स्टूडेंट को लेबलिंग करना, ये भी गलत है। तो बच्चों की नीड्स को और रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई ही करना इवैल्यूएशन प्रैक्टिस का एम होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीडेड, हु अमंग द फॉलोइंग सेट्स फॉर दिस आइडिया। मतलब थॉट के बाद ही क्या होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ये बात कौन कहता है। वाइगोस्की साहब क्या कहते हैं कि हमारा लैंग्वेज पहले डेवलप होगा, फिर थॉट डेवलप होगी, बच्चे का कॉग्निटिव प्रोसेस बाद में डेवलप होगा। लेकिन हमारे पियाजे साहब क्या कहते हैं कि थॉट पहले डेवलप होगी, फिर बच्चे का लर्निंग प्रोसेस बाद में डेवलप होगा। तो राइट आंसर विल बी जीन पियाजे, जिन्होंने ये बताया है कि थॉट विल डेवलप फर्स्ट देन आफ्टर लैंग्वेज। तो ये रहे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।